गुड इवनिंग। आज का जो टॉपिक है वो संविधान से ही है। ये संविधान की क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है वो उसका ये पार्ट 4 है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा किस ओर संकेत करती है? पहला है, धर्म और राज्य की अनिवार्य रूप से पूर्णतः पृथक होना चाहिए। दूसरा, व्यक्तियों और समुदायों दोनों को धर्म की स्वतंत्रता होनी चाहिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए नंबर ऑप्शन है केवल एक, बी नंबर ऑप्शन है केवल दो, सी नंबर ऑप्शन है एक और दो दोनों, डी नंबर ऑप्शन है ना तो एक ना ही दो। तो इसका जो आंसर होगा वो बी सही है, केवल दो होगा। व्यक्तियों और समुदाय दोनों को धर्म की स्वतंत्रता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में नए निदेशक तत्वों को जोड़ा गया? पहला 42वें, दूसरा 44वें, तीसरा 97। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए नंबर ऑप्शन है एक, दो और तीन, बी नंबर ऑप्शन है केवल दो और तीन, सी नंबर ऑप्शन है केवल एक और तीन, डी नंबर ऑप्शन है केवल एक और दो। तो इसका जो आंसर है वो सही होगा ए। 42वें संविधान संशोधन में भी जोड़ा गया, 44वें संविधान संशोधन में भी जोड़ा गया और 97वें संविधान संशोधन में भी जोड़ा गया है। जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो जोड़ा गया था वो 4 तत्व, नीति निश्चित तत्व जोड़े गए थे। तो ये ध्यान रख लेना 42वें संविधान में। जबकि आप देखेंगे ये 44वें में तो 2 जोड़े गए और 97 में एक जोड़ा गया था, अनुच्छेद 43A। तो ये ध्यान रख रहिएगा। तो ये सब में जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा, वित्तीय आपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए नंबर ऑप्शन है, संसद द्वारा अनुमोदन के पश्चात वित्तीय आपातकाल वापस लिए जाने तक अनिश्चित काल के लिए लागू रहता है। दूसरा ऑप्शन, वित्तीय आपातकाल के दौरान भारत की समेकित निधि पर आधारित वेतनों में कटौती नहीं की जा सकती। तीसरा, पहली बार इसकी घोषणा 1991 के वित्तीय संकट के दौरान की गई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए नंबर ऑप्शन है केवल एक, बी नंबर ऑप्शन है केवल एक और दो, सी नंबर ऑप्शन है दो और तीन, डी नंबर ऑप्शन है एक, दो और तीन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए। इसका जो सही आंसर होगा वो ए है। इसमें लिखा है संसद द्वारा अनुमोदन के पश्चात वित्तीय आपातकाल वापस किए जाने तक अनिश्चित काल तक लागू रहता है। ये सही है। यहाँ पर लिखा है वित्तीय आपातकाल के दौरान भारत की समेकित निधि पर आधारित वेतनों में कटौती नहीं की जा सकती। ये गलत है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन में कटौती करने का निर्देश जारी कर सकते हैं राष्ट्रपति जी। ये पहली बार इसकी घोषणा 1991 में वित्तीय संकट के दौरान की गई थी। ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि अभी तक वित्तीय आपातकाल भारत में लगा ही नहीं। अगर वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा है वो किस के तहत की जाती है तो अनुच्छेद 360 के तहत की जाती है। ये ध्यान रख रहना, अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का अधिरोपण निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियों के अंतर्गत अनुचित माना जाएगा, मतलब गलत माना जाएगा? पहला, आम चुनाव के बाद त्रिशंकु विधानसभा के मामले में। दूसरा, जब मंत्रिपरिषद ने त्यागपत्र दे दिया हो और कोई अन्य दल बहुमत सिद्ध कर मंत्रिपरिषद का गठन करने में असमर्थ हो। तीसरा, भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण राज्य में सुशासन की स्थिति में। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए नंबर ऑप्शन है केवल एक और दो, बी नंबर ऑप्शन है केवल तीन,
सी नंबर ऑप्शन है केवल 2 और 3, डी नंबर ऑप्शन है 1, 2 और 3। तो इसका जो सही आंसर है वो बी होगा, केवल 3। आम चुनाव के बाद त्रिशंकु विधानसभा के मामले में अगर ऐसी स्थिति होती है तो उस समय जो है राष्ट्रपति शासन लग सकता है। मतलब मान लीजिए आप किसी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, जैसे हरियाणा में हुआ था, किसी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं था, अगर वो लोग जो गठबंधन की सरकार नहीं बनाते तो वो जो है अगर कोई सरकार बनाने के पक्ष में नहीं होता तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता था। उसके बाद दूसरा, जब मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे दिया हो और कोई अन्य दल बहुमत सिद्ध करने कर मंत्रिपरिषद का गठन करने में असमर्थ हो, अगर असमर्थ होता है तो भी। तीसरा, भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण राज्य में सुशासन की स्थिति में, तो ये जो है आपका इसका जो आंसर राइट आंसर जो होगा वो 3 होगा, इसके हिसाब से अनुचित माना जाएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप तो सब पे लगते रहते हैं, सिद्ध तो नहीं हुए हैं ना। तो ये ध्यान रख लेना कि भ्रष्टाचार के आरोप पे ये चीज़ें नहीं होती, वहाँ पर अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो ये गलत होता है, ये अनुचित माना जाता है। बाकी जो है आपका ये और इसके तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, लेकिन इसके आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाना अनुचित माना जाएगा। अगला 5वां, जब संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो उनके पास निम्नलिखित में से कौन सा से विकल्प उपलब्ध होते हैं। ए नंबर है विधेयक को स्वीकृति प्रदान करना, दूसरा विधेयक को अस्वीकृत करना, तीसरा विधेयक को पुनर्विचार हेतु संसद को वापस लौटा आना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए नंबर ऑप्शन है केवल 1, बी नंबर ऑप्शन है 1 और 2, सी नंबर ऑप्शन है केवल 3, डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो ए नंबर सही होगा। विधेयक को स्वीकृति प्रदान करना होगा उसको, ये वापस नहीं कर सकते। ऐसी व्यवस्था जो 24वें संविधान संशोधन 1971 में कर दिया गया था कि अगर संविधान संशोधन होता है और राष्ट्रपति के पास ये जाता है साइन करने के लिए तो इसमें सहमति देना अनिवार्य है। ये कब किया गया था? तो 24वें संविधान संशोधन 1971 में। तो ये ध्यान रख लेना, ये आंसर जो है इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां, संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में दिया गया, ये ध्यान रख रहिएगा, अनुच्छेद 32 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 32 में यहाँ लिखा है, पहला लिखा है इसे संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया जा सकता है। दूसरा, सीधे, यहाँ पर सीधे लिख गया, गलत हो गया, इसको सुधार लीजिएगा आप, सीधे कर लीजिएगा। सीधे सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के अधिकार को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही हैं? ए नंबर है केवल 1, बी नंबर ऑप्शन है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, डी है ना तो 1 ना ही 2। तो इसका जो आंसर होगा वो डी है, ना तो 1 ना ही 2। इसे लिखा, पहला देखिएगा आप, इसमें लिखा है इसे संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया जा सकता है। गलत, इसे संविधान संशोधन द्वारा इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसको सुप्रीम कोर्ट ने इसको संविधान का मूलभूत ढांचा माना है। इसे समाप्त नहीं किया जा सकता, ना ही सीमित किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखना है, ये गलत हो गया। दूसरा लिखा है सीधे, यहाँ पर सीधे लिख गया, इसको सुधार लीजिएगा आप, सीधे कर लीजिए। सीधे सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के अधिकार को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। तो ये भी गलत है, ये जो है ये भी गलत है। ये ध्यान रखे रहना है आपको कि अगर यहाँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पास देखा जाए राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, उस कंडीशन में यहाँ पास जो है इसको निलंबित किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखे रहना, क्योंकि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पे ही डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। तो उस समय जो है आर्टिकल 19 का निलंबन कर दिया जाता है, 19 निलंबित हो जाता है, तो सीधी बात आप नहीं जा सकते। तो उस कंडीशन में इसको कुछ समय के लिए निलंबित किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखना, ना तो 1 ना ही 2। 7वां, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला है यह एक संवैधानिक संस्था है। दूसरा, भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। तीसरा, इसकी सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी होती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही नहीं हैं? ए नंबर ऑप्शन है केवल दो, बी नंबर ऑप्शन है केवल एक और दो, सी नंबर ऑप्शन है केवल तीन, डी नंबर ऑप्शन है एक, दो और तीन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा इसके हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर बोला सही नहीं है तो तीनों सही नहीं है। कैसे? यह एक संवैधानिक संस्था है, ये गलत है। संविधान में इसका कहाँ उल्लेख है? आप देख लीजिएगा, कोई ऐसा आर्टिकल बता दीजिए जहाँ पास इसका उल्लेख है, तो है ही नहीं है। दूसरी बात ये लिखा है संविधान का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही इसका अध्यक्ष बनाया जा सकता है, गलत। मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश भी हैं, अगर रिटायर हैं वो भी बनाए जा सकते हैं, क्योंकि अभी इसके में हाल ही में संशोधन कर दिया गया है। पहले था, लेकिन अब संशोधन के बाद जो है ऐसा नहीं है। संशोधन के बाद जो है जो सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर मुख्य न्यायाधीश हैं उनके अलावा जो अन्य न्यायाधीश भी हैं वो भी बन सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो रिटायर मुख्य न्यायाधीश हैं वो बहुत कम हैं, तो उनको मानवाधिकार में लाने के लिए किसी की मान लीजिए असहमति है, वो आना नहीं चाहता, तो फिर कहाँ ढूंढेंगे? इसलिए जो है अन्य न्यायाधीशों को भी शामिल कर लिया गया है। तो अगर मुख्य न्यायाधीश हैं रिटायर्ड वो भी चल जाएंगे, या फिर अन्य न्यायाधीश हैं रिटायर्ड वो भी चल जाएंगे, लेकिन होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के, ये ध्यान रख लेना। तीसरा बात लिखा है इसकी सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी होती हैं, ये भी गलत है। सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती सिफारिशें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां, संविधान संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही हैं? दूसरा, किसी निजी सदस्य द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका जो आंसर होगा, पहला ऑप्शन जो है केवल एक, बी नंबर ऑप्शन है केवल दो, सी नंबर ऑप्शन है एक और दो दोनों, डी नंबर ऑप्शन है ना तो एक ना ही दो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो एक और दो दोनों होगा। यहाँ लिखा है सभी संविधान संशोधन विधेयक केवल संसद में ही पेश किए जाते हैं, ये सही है, क्योंकि जितने भी संविधान संशोधन होते हैं वो जो है वो संसद में ही पेश किए जाते हैं। उसके बाद भले से राज्यों में भी कई ऐसे संशोधन होते हैं जो राज्यों के आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी चाहिए होती है, तो लेकिन स्टार्ट तो संसद से ही होते हैं, तो ये इसलिए हिसाब से ये सही है, संसद में ही होते हैं। दूसरा, किसी निजी सदस्य द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है, ये गलत है। किसी निजी सदस्य द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है, बिल्कुल। ये भी सही है, सॉरी मैं गलत बोल दिया था यहाँ, ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों सही होंगे। तीसरा, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नौवां क्वेश्चन जो है, भारत निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किन संस्थाओं के चुनाव करने के लिए उत्तरदायी है? ए नगर पालिका चुनाव, दूसरा राष्ट्रपति पद, तीसरा उपराष्ट्रपति पद, चौथा लोकसभा अध्यक्ष। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए नंबर ऑप्शन है केवल दो और तीन, बी नंबर ऑप्शन है केवल दो, तीन और चार, सी नंबर ऑप्शन है केवल एक, डी नंबर ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो है ए, दो और तीन, दो और तीन। तो आप देखेंगे लोकसभा, जो राज्यसभा, इसके जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव जो है वो कौन करता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनका निर्वाचन कौन कराता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। राज्य विधानमंडल, मतलब सीधे विधानसभा और विधान परिषद का चुनाव कौन कराता है? ये भारत सरकार का निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखे रहना है आपको कि यहाँ पास जो है ये जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनका जो चुनाव है वो कौन कराएगा? भारत निर्वाचन आयोग कराती है। तो इसके ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये सही है। बाकी नगर पालिका का चुनाव जो है वो जो राज्य निर्वाचन आयोग कराती है, और लोकसभा के अध्यक्ष का जो चुनाव होता है लोकसभा के जो सदस्य हैं वही खुद ही चुनते हैं। तो ये ध्यान रख रहना है। तो अगर आपसे पूछे कि भारत निर्वाचन आयोग जो है किनका किनका चुनाव कराता है, तो आपको
यहाँ पर तो दो ही बताया है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, तो इतने के चुनाव ये कराते हैं, ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, भारतीय संविधान में उल्लेखित अध्यादेश जारी करने की शक्ति मूलतः निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम प्रदान की गई थी? ए नंबर ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, बी नंबर ऑप्शन है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, सी नंबर ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, डी नंबर ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो इसका जो आंसर होगा वो सी है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसके तहत क्या किया गया था, गवर्नर जनरल को आपात की स्थिति में वीटो शक्ति का प्रयोग करने एवं अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था। तो सीधी बात है, यहाँ पास अध्यादेश पूछा है तो अध्यादेश के लिए है ये, तो ये ध्यान रख लीजिएगा, इसमें इसका आंसर जो है वो सी होगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।